सो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड कोलिजन्स, ठीक है, एंड हम लोगों ने जनरली कोलिजन्स के बारे में पढ़ा था दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इट फिजिकली इंटरैक्ट विद ईच अदर, व्हेन दे हिट ऑन टू ईच अदर, so their interaction is basically referred as collision. During a collision, the two colliding objects exert a force on each other according to Newton's third law. And according to Newton's first law, second law, this force is equals to the rate of change of the momentum of the individual objects. And यहाँ से फिर हमने इसको conclude किया था in law of conservation of momentum that the total momentum of the system before the collision is equal to the total momentum of the system after the collision. ठीक है, दिस वॉज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम हमने कहा था किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए जहां पर आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इग्नोर कर रहे थे. मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस एज इन कि जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होंगे, मैंने स्नूकर की एग्जांपल ली थी, स्नूकर टेबल के ऊपर वो दो ऑब्जेक्ट्स इफ दे आर मूविंग, सो डेफिनेटली दे आर गोना एक्सपीरियंस सम resistive forces and बहुत ही माइन्यूट सी लेकिन एयर रेजिस्टेंस, और अगर प्रैक्टिकल लेवल पे और देखा जाए तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है अगर गाड़ियों वाड़ियों की कॉलेजेस की बात करें. अच्छा, प्रैक्टिकली क्या है कि देर इज प्रैक्टिकली आपके पास देर इज नो सिस्टम विच कैन बी कंसिडर्ड एन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, लेकिन हम आइडियल कंडीशंस देख रहे हैं. हमने कहा था दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ कोलिजन. एंड टाइप ऑफ कोलिजन क्या है वो आज हमने देखना है, वो आज हमारा टारगेट है. ठीक है, सो अच्छा, टाइप्स ऑफ कोलिजन में सबसे पहला मेजर टाइप्स पर आते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल स्मॉलर वेरिएशंस के ऊपर आएंगे. देखिए, मेजर टाइप वी हैव इलास्टिक कोलिजन्स एंड वी हैव इनइलास्टिक कोलिजन्स. ठीक है, मेरे ख्याल से किसी एक एग्जांपल के अंदर आई यूज द वर्ड ऑफ इलास्टिक एंड आई एक्सप्लेन द वर्ड इलास्टिक. तो दोबारा उसको देख लेते हैं. इलास्टिक कोलिजन आर द कोलिजन्स जिसमें हम ये कहते हैं द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. मतलब the total kinetic energy of the colliding bodies before the collision would be equal to the total kinetic energy of the colliding bodies after the collision. ठीक है, इन शॉर्ट मैं इसको ये कह सकता हूँ कि if the object if the colliding objects were similar, वही examples हमारे पास m1 moving with u1, m2 moving with u2, and after the collision m1 v1 and m2 u2. ठीक है, v2 सॉरी. तो यहाँ पे अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा इंडिविजुअली बिफोर द कोलिजन, तो फॉर मास 1 इट वुड बी द बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v square. According to that, the total kinetic energy before the collision would be half m1 u1 square plus half m2 u2 square. In short, kinetic energy of this ball half m1 u1 square plus half m2 u2 square. This is the total kinetic energy of the collision of the system before the collision, and after the collision it would be half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is the total kinetic energy after the collision. ठीक है, if the collision is elastic, the sum of kinetic energies before and after would be same. It means there would be no loss of energy. मतलब जब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे होंगे there would be no losses. अब नो लॉसेस से मुराद क्या है कि डेफिनेटली जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, so there is a loss, there is a sound produced over there, there are certain thermal losses over there. If the two objects are, if one of the objects or even the two objects are breaking down or deforming, जैसे कार क्रैश के केस में the car deforms, तो वहां पे there would be an elastic potential energy. तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम लॉसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं. देयर इज नो साउंड प्रोड्यूस, देयर इज नो थर्मल लॉसेस, देयर इज नो इलास्टिक पोटेंशियल चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एनी अदर लॉसेस, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता. ठीक है ना, प्रैक्टिकली क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे, कुछ नहीं हुआ तो साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही ना उन दोनों के टकराने से. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन आर द कोलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. A fraction of their energy is lost as sound, heat, or deformation, and that's what actually happens in practical cases.
So practically no collision is elastic. ठीक है, the only collision practically could be considered as elastic is the collision between the molecules of an ideal gas. Okay, what are ideal gas? इसकी डिटेल्स तो एक चैप्टर आइडियल गैसेस के नाम से हमारे पास एक चैप्टर है A2s के अंदर, हम उसको देख रहे होंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ. आइडियल गैसेस स्टिल इन, मतलब इसमें वर्ड आ रहा है आइडियल, नो प्रैक्टिकल. ठीक है, तो आइडियल गैसेस आर, देयर आर सर्टेन properties of a gas, and if a gas follows या फिर undergoes certain properties under certain pressure and temperature condition, it is referred to be an ideal gas. तो ये भी आपके पास बहुत ही स्पेसिफाइड वर्जन हो गया, वहां पे भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा होगा. तो collisions between the gas particles, the gas molecules, is nearly elastic, nearly, although all the practical collisions are inelastic. But most of our cases जिसको हम पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि हम अज्यूम कर रहे होंगे दैट द कोलिजन इज इलास्टिक. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, और यहाँ पे लिखा भी है, गैस पार्टिकल्स का भी जो आपके पास मॉलिक्यूल जो इंटरेक्शन होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, इट इज अ वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन. इसमें भी एक माइन्यूट लेवल ऑफ एनर्जी जो होती है वो आपके पास जाया हो रही होती है. ठीक है, चले अब इसी से रिलेटेड अब ये जो मेजर टाइप्स आ गई, इसी के अंदर कुछ थोड़ी सी एडिशंस करते चले जाएंगे. ठीक है, अगर आपके पास a collision is perfectly elastic, let's say if it's perfectly elastic, मतलब there is no loss of kinetic energy of the system before and after the collision, so the relative speed of approach would be equal to the relative speed of separation. Now what are these relative speed of approach and what are these relative speed of separation? This is a very interesting and very important topic. इसको हम अभी देखते हैं. फिलहाल हमने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लिया, फिर हम इसको रिकॉल करेंगे. ठीक है, if the two bodies stick together, आपको याद होगा हम लोगों ने कल एक केस किया था of bodies sticking together, bodies आपस में collide करके they formed one single mass. If the bodies stick together, so their collision is definitely inelastic. Why inelastic? क्योंकि अगर वो स्टिक कर जाती हैं, तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि स्टिकिंग के केस में जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है वो कुछ इस तरह लगता है. अब क्योंकि आपके पास सिस्टम का मास ही चेंज हो चुका है, अच्छा देयर इज नो स्क्वायर ओवर हियर, सिस्टम का मास ही चेंज हो चुका हुआ है. ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को सेम कैसे अज्यूम कर सकते हो? तो if any in any case if the two objects stick together, so it means there is definitely a loss of kinetic energy and system would be inelastic. ठीक है, अच्छा उसके बाद collisions को we may take collisions in further two categories, head-on collisions and scattering. What are head-on collision? जो example अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, they are referred as head-on collision. What head-on collisions are? When two objects collide in a same direction like this with a full body contact. ठीक है ना, बिल्कुल आमने सामने आके एक सिंगल लाइन में टकराएंगे और सिंगल लाइन में वापस जाएंगे. दिस इज व्हाट हेड ऑन कोलिजन इज. ठीक है, इसका काउंटर पार्ट क्या है? इसका काउंटर पार्ट है स्कैटरिंग. व्हाट स्कैटरिंग इज कि लेट्स से कि इफ आपके पास देयर वाज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो यहां से चलता हुआ आया एंड वो साइड वाइज टकराया. ठीक है, साइड वाइज टकराने के बाद डेफिनेटली ये मोस्ट प्रोबेबली इधर निकल जाएगा एंड ये इधर निकल जाएगा. अब यहाँ पे द कोलाइडिंग फेसेस आर नॉट, देयर इज नॉट अ फुल बॉडी इंटरैक्शन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्कैटरिंग, दिस इज व्हेन स्कैटरिंग हैपेंस. ठीक है, कि एक सर्टेन एंगल पे निकलेगा और एक सर्टेन एंगल पे निकलेगा, जो यूजुअली हम लोग स्नूकर के अंदर ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं. ठीक है, हेड ऑन कोलिजन्स क्या होते हैं? हेड ऑन कोलिजन बिल्कुल फेस टू फेस आकर के दो ऑब्जेक्ट टकराएं और फिर वो टकराने के बाद उसी लाइन के ऊपर रहें, मतलब वन डायमेंशनल. ठीक है, हेड ऑन कोलिजन्स के अंदर क्या होता है? इट इज अ फुल कॉन्टैक्ट एंड मैक्सिमम एक्सचेंज मोमेंटम वाला कोलिजन. क्यों? जितना ज्यादा
इंटरैक्शन होगा उतनी ग्रेटर फोर्स लगेगी एंड उतना ज्यादा जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, देयर वुड बी अ चेंज इन एक्सचेंज इन मोमेंटम। इमेजिन कि अगेन अगर दो कार्स हिट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो अगर साइड वाइज हिट करती हैं तो बोथ कार्स वुड हैव नॉट अ ग्रेट डैमेज, डिपेंडिंग कि किस तरह का कोलिजन था, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, नॉट इवन द पैसेंजर्स जो कि उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो कि दो कार्स एक दूसरे के आमने सामने आकर के हेड टू हेड टकरा जाएं, तो गाड़ियों को भी बड़ा शदीद नुकसान होता है एंड जो पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं उनको भी बड़ा शदीद नुकसान हो रहा होता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि व्हेन दे कोलाइड हेड टू हेड, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे देयर वाज अ हेड ऑन कोलिजन एंड मैक्सिमम आपके पास ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हुआ था, देयर वाज अ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस, देयर वाज अ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम ओवर देयर। ठीक है, अब ये जितने भी हम लोगों ने टाइप के कोलिजन देखे, हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन सब के लिए एक चीज कॉमन है, वैलिड है, law of conservation of momentum. No matter collision is elastic or inelastic, no matter they're sticking together or not, no matter the collision is head-on or scattering, the momentum before the collision and the momentum after the collision of the system will remain conserved. ठीक है, तो किसी भी किस्म का आपके पास कोलिजन होगा, आपने सॉल्व उसको एक ही तरीके से करना है। ठीक है, कहाँ फर्क आता है एंड किस तरह हमने उसको समझना होता है, इस बात को भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटीज। ठीक है, जिसे अभी मैंने नाम लिया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा दूं, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग। दिस इज नॉट इनकरेक्ट बट दिस इज कंफ्यूजिंग। ठीक है, नाउ व्हाट रिलेटिव वेलोसिटीज आर। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि अब तक के जितने पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं उसके अंदर अ, कोई 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 सवाल है, कोई डाउट? जबरदस्त हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी, आई मे नॉट साउंड गुड टुडे, आई एम नॉट वेल, तो बस शायद इफ आई एम अनक्लियर एट एनी पॉइंट तो प्लीज डू लेट मी नो। सही है, चले। अच्छा, अब रिलेटिव स्पीड को समझ रहे, बहुत मजेदार सी चीज है। इमेजिन करें कि, थैंक यू सो मच एंड दिस वाज अ मोटिवेशन आल्सो, थैंक यू सो मच। चले, ओके, इमेजिन करें इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एंड आपके सामने से गाड़ी गुजरती है विद स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फॉर यू द स्पीड एट विच, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हुए थे यहाँ से, वो यहाँ से चलता हुआ आ रहा था गाड़ी, तो जब वो आपके पास आ रही थी इट वॉज एक्चुअली अप्रोचिंग यू। अब जब वो गुजर गई तो वो सेपरेट सेपरेट हो रही थी, ठीक है ना, वो दूर जा रही थी। तो रिलेटिव स्पीड या स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी? आप खड़े हुए थे, वो चलती हुई आ रही थी, तो इट वाज मूविंग टुवर्ड्स यू, द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड यू वाज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आप तो मूव नहीं कर रहे थे, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा था वो कार की तरफ से हो रहा था, एंड कार वो डिस्टेंस कवर कर रही थी विद द रेट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपके और कार के दरमियान का जो डिस्टेंस अप्रोच का डिक्रीज हो रहा था, दैट वाज एट अ रेट ऑफ 80 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ दैट कार एंड यू वाज 80 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही वो गुजर जाएगी तो वो उसी स्पीड से चल रही है, तो दैट कार विल सेपरेट फ्रॉम यू एट अ रेट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि आपसे गुजर जाने के बाद आफ्टर 1 सेकेंड वो 80 मीटर दूर होगी, आप 2 सेकंड के बाद वो 180 मीटर दूर होगी, 3 सेकंड के बाद वो 240 सेकंड मीटर्स दूर होगी, एंड सो ऑन। Imagine कि now you yourself are moving with a velocity of 70 meters per second. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि you are moving with a speed of 70 meter per second and this car is moving with a speed of 80 meter per second. तो 1 सेकंड में इसने 80 मीटर्स कवर किया था, लेकिन आपने 70 मीटर्स भी कवर किया था साथ साथ। So the relative speed between the car and you was the remaining 10 meters. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कार एंड यू वाज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, सिमिलरली जब वो कार आपसे आगे जा रही होगी तो 80 मीटर्स 1 सेकंड के अंदर वो कर रही है, लेकिन 70 मीटर्स तो आप भी कवर कर रहे हैं। तो उस 1 सेकंड में वो आपसे सेपरेट कितना हुई थी? उस 1 सेकंड के अंदर वो आपसे सिर्फ 10 मीटर सेपरेट हुई थी। क्यों?
80 उसने कवर किया, 70 आपने कवर किया, डिफरेंस कितना रहा 10 का। तो वो आपसे सेपरेट कितना हो रही है 10 सेकंड्स, 10 मीटर्स, और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन वाज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, another example, if both of you are traveling with a speed of 80 meter per second, ठीक है, so the relative speed is 0, right? कैसे, आप लोग साथ साथ चल रहे हैं ना। रिलेटिव स्पीड 0 होने का मतलब ये है कि यू गाइज आर स्टेशनरी एज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कभी हम साथ कहीं जा रहे हो दो डिफरेंट कार्स के अंदर, एंड वी ट्राई टू मैनेज द सेम स्पीड, हमें कोई बात करनी हो तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी होते हैं, ऑल्दो के वी बोथ आर मूविंग, लेकिन क्योंकि देयर इज नो स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बिटवीन अस, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द रिलेटिव स्पीड इज 0, क्योंकि हम दोनों की वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब इसको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन हमने किस तरह समझना है, ठीक है। अभी हो सकता है इतना ज्यादा अच्छा क्लियर नहीं पॉइंट हुआ हो, अब हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, one of that object, of those object is traveling towards right with a speed of 20 meter per second, right? And the other object is moving with a speed of 16 meter per second opposite in direction. इसका मतलब ये है कि the both objects are going to approach each other, ठीक है। अब वो अप्रोच जो कर रहे होंगे वो किस वेलोसिटी से कर रहे होंगे, इसकी, इसकी, या दोनों की, डेफिनेटली दोनों की। देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया, इसको मैं 1 कह दूं और इसको मैं 2 कह दूं, तो ऑब्जेक्ट 1 ने यहां से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट 2 ने यहां से स्टार्ट किया, लेट्स से स्टार्ट किया या फिर जहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। सो आफ्टर 1 सेकेंड इट मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 meters actually, and after the second, the same second, इसने 16 meters कवर किया था। सो द डिस्टेंस जो इनके दरमियान का डिक्रीज हुआ है, दैट वाज 36 मीटर्स, कितने में, 1 सेकंड के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटीज। ऐसा ऑब्जर्व होता है ना कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और हम 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट के नजदीक 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हमारी तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो अब हम एक दूसरे के नजदीक 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड के रेट से आ रहे हैं। रीजन क्या है, 40 मीटर 1 सेकंड में मैं बढ़ रहा हूँ, 20 मीटर वो भी बढ़ रहा है, तो हमारे दरमियान का जो फासला है वो कलेक्टिवली 60 मीटर कम हो रहा है हर सेकंड के अंदर। सो दिस कलेक्टिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, दिस इज बेसिकली व्हाट रिलेटिव स्पीड्स आर या रिलेटिव वेलोसिटीज आर। रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब देखें रिलेटिव वेलोसिटीज को हम कोलिजन्स के अंदर किस तरह लेते हैं। हम, हमारे पास कोलिजन या तो वो अप्रोच कर रहे होंगे, सेपरेट हो रहे होंगे, अब वो किस किस डायरेक्शन में हो रहे होंगे। लेट्स से जो पहली वाली एग्जांपल, उसको दोबारा एक दफा देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ट्रैवलिंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 लेट्स से, अनदर वन विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड लेट्स से। तो दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे, क्योंकि इनकी अब ये वो टेक्निकल ट्रिक्स आ गई हैं, ठीक है ना, ये टेक्निकल ट्रिक्स हैं कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट करना है। दिस इज द केस ऑफ अप्रोच, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं तो जनाब दोनों एक दूसरे के नजदीक ही आ रहे होंगे, ये तो हमें समझ में आ रहा है सिचुएशन देख कर ही। सो दिस इज द केस ऑफ अप्रोच, एंड किस रेट से हो रहा है, इफ द वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन वी आर सिंपली गोना ऐड देम, ठीक है। तो 20 प्लस 16 दैट इज 36, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देखें आप, दूसरे केस में दिस ऑब्जेक्ट, लेट्स से ऑब्जेक्ट 2, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, बट देयर वाज एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट एंड इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। वी नो दैट कि ये इसके नजदीक आ जाएगा अल्टीमेटली, या तो टकरा जाएगा या इसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि वो फास्टर ट्रैवल कर रहा है। सो यहां से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है तो ये इसके नजदीक ही आ रहा होगा।
हम ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे वाली गाड़ी ज्यादा स्पीड में आ रही है, तो डेफिनेटली वो हमसे करीब आ जाएगी, इवेंचुअली हमें क्रॉस कर देगी, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अच्छा, कितनी है? सिंस द वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन, तो वी आर गोना सब्ट्रैक्ट देम। किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे? 30 माइनस 20, द रिलेटिव स्पीड इज 10। हाउ? जिस तरह अभी मैंने 70 और 80 वाली एग्जांपल दी थी, यहाँ पे देते हैं। देखें, अगर एक सेकंड में इसने ट्रेवल किया था 20, इसने ट्रेवल किया था 30, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो था, गैप जो था, वो था 10, ठीक है। जो फासला कम हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन, सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऐड हो जाएंगी। अप्रोच या सेपरेशन, अब हम इसको अंदाजे मतलब सिचुएशन को देखकर ही पता करेंगे। थर्ड केस देखें। थर्ड केस के अंदर इट इज अ केस ऑफ सेपरेशन। कैसे पता चल रहा है? देखें, ये जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट विद स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड ये वाला जा रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। एक राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा होगा, तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ सेपरेशन। एंड सिंस द वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन? 36 मीटर पर सेकेंड। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि एक ट्रैवल कर रहा है 20 से, एक ट्रैवल कर रहा है 16 से, लेकिन इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर्स हर सेकंड इंक्रीज होता चला जा रहा है। पहले सेकंड में was 36, उसके बाद was 72 एंड सो ऑन, इस तरह करके वो बढ़ता चला जाएगा। फोर्थ केस। फोर्थ केस ये है कि आगे वाला ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी विद अ हायर वेलोसिटी एंड द पीछे वाला ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ लेसर वेलोसिटी, ठीक है। अब जाहिर है कि मेरे आगे चलने वाली गाड़ी अगर मुझसे तेज जा रही है और मैं उससे स्लो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ग्रेजुअली हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे तेज ट्रैवल कर रहा है। अब किस रेट के साथ बढ़ रहा है वो डिपेंड करता है मेरे और उसकी वेलोसिटीज में फर्क कितना है। लेट्स से कि वो 80 पे ट्रैवल कर रहा है, मैं 79 पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हमारे दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्लो बढ़ रहा होगा, मतलब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। लेकिन अगर वो 60 से ट्रैवल कर रहा है, मैं 30 से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अब हमारे दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फास्टर रेट के साथ ट्रैवल हो रहा होगा, वो ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रहा होगा मुझसे। अब सिंस द वेलोसिटीज आपके पास क्या कहते हैं सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, हमको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 30 माइनस 20 अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला केस, द टू कार्स वर अप्रोचिंग ईच अदर विद द रेट ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस, द टू कार्स वर अप्रोचिंग ईच अदर विद द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा केस, the two cars were separating each other, were getting separated from each other with a rate of 36 meter per second. And चौथा केस, two cars were separating getting separate from each other with a rate of 10 meter per second. ठीक है, this is what relative speed of separations, relative speed of approach are. अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एग्जैक्टली, इफ देयर डायरेक्शंस आर सेम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इफ देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने अभी यहाँ से स्किप किया था, तो दैट इज अ वेरी फाइन मैथड टू दैट, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसमें नेगेटिव साइंस वगैरह के बड़े चक्कर हैं, उसमें नेगेटिव साइन कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दैट इज कंफ्यूजिंग। तो यूं समझने के एक मैथमेटिकल ईज, टेक्निकल ट्रिक इसको आप कह लें, ठीक है ना। आई एम मतलब एग्जैक्टली स्टेटिंग कि ये एक टेक्निकल ट्रिक है। जो एक्चुअल मेथड है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसलिए आई आई यूजली डोंट शेयर इट विद स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, आई वोंट लाई। चले, अच्छा देखें, अब हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए एक केस पढ़ा था। एक पॉइंट हमने लिखा था, हमने कहा था फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच वुड बी इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। एक इलास्टिक कोलिजन की दो आइडेंटिटीज होंगी। अगर मुझे हाईलाइट करना है कि अगर जैसे एमसीक्यूज आएंगे इस टाइप के कि भाई आपके पास ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो पहला तरीकेकार तो ये हो सकता है कि मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी चेक कर लूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जीज कोलिजन से पहले थी टोटल, अगर वो उतनी ही है आफ्टर द कोलिजन, तो इसका मतलब है कि इलास्टिक है, कोई लॉसेस नहीं हुए। एंड अगर रिलेटिव स्पीड्स
ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन बराबर आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये इलास्टिक कोलिजन है। अब जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट मासेस नहीं देख रहे, अब हम रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं ना, तो सिर्फ मासेस मासेस को इग्नोर कर देंगे, मासेस क्या थे हमें पता ही नहीं है, दे कुड सेम मासेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ये m था तो ये 3m है, ठीक है, ये m था ये तो m/2, कुछ भी हो सकता है, मासेस मासेस को इग्नोर करें। ये आ रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ v, ये आ रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ v, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करूंगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी 2v, ठीक है। टकराने के बाद ये इधर गया विद वेलोसिटी ऑफ v/3, ये इधर गया विद वेलोसिटी ऑफ 5v/3, सेपरेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो आई एड v/3 प्लस 5v/3, आई गेट 6v/3, दैट इज इक्वल टू 2v, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन दोनों सेम होगी, जिस रिलेटिव स्पीड से ये एक दूसरे के करीब आए थे उसी रिलेटिव स्पीड से ये एक दूसरे के दूर जा रहे होंगे, कब, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। एक और बात इसी के अंदर, अगर, अच्छा, हाउ डिड वी कम टू नो कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, सो जस्ट टेलिंग, ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज रेफर्ड एज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्चुअली, एंड इसकी एक बहुत लंबी सी डेरिवेशन है 2 पेजेस की, तो आई यूजली शेयर विद स्टूडेंट्स अगर वो बहुत ज्यादा बेताब हो रहे होते हैं कि सर बताएं तो सही किस तरह, तो एक 2 पेजेस की डेरिवेशन है इसकी, ठीक है, एंड उस डेरिवेशन को करने के बाद वी फाइनली यू नो get to know that कि okay relative speed of approach is equals to relative speed of separation, because but it's totally waste of time क्योंकि वो उस derivation से related कुछ भी नहीं है, we just use this, ठीक है ना, तो even in case you want to तो I'll share that derivation with you, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, अब इसी के अंदर एक enhanced condition, let's say there was a perfectly elastic collision between equal masses, ठीक है, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के मासेस सेम थे, लाइक इसका भी मास 1 था और इसका भी मास, मतलब जो भी था मास, ठीक है ना, तो मैं m1 m2 हटा देता हूं, मैं बोल देता हूं दोनों का मास सेम है m, एज इन कि अगर ये 2 kg है तो ये भी 2 kg है, सेम मासेस है, सो इफ द masses two equal masses collide into each other, perfectly elastic collision करते हैं, so they are gonna exchange their velocities, अब exchange their velocities as in direction भी, magnitude भी। अब देखिए exchange का क्या मतलब है, exchange का मतलब है कि जो u1 है वो v2 हो जाएगी, मतलब इसकी इनिशियल इसकी फाइनल हो जाएगी, एंड इसकी इनिशियल इसकी फाइनल हो जाएगी, एक्सचेंज करनी वेलोसिटीज किस तरह, देखिए दिस वाज ट्रैवलिंग, दिस मास वाज ट्रैवलिंग, अच्छा मुझे मास 1 मास 2 कह देना चाहिए था, बहरहाल दिस मास इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन mass 2 is traveling with a velocity of 2 meter per second towards right, exchanged, totally exchanged. Before collision, mass 2 was traveling with a velocity of 3 meter per second towards left. After the collision, mass 1 is traveling with a velocity of 3 meter per second towards left. ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट एक्सचेंज इन वेलोसिटी मींस, ठीक है। तो ये समझने के दिस वाज अगेन अ मैथमेटिकल ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यूज ओनली, क्लियर है यहां तक की बातें, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, चलिए अब इसके हम करेंगे 2 से 3 सवालात, एंड ऑल्दो कि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, बहुत थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है हमारा, मेजर पार्ट इज बीइंग डन, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी कोशिश क्वेश्चंस करने हैं, तो आज जो है वो हम थोड़े से करेंगे और फिर थोड़े से जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। चलिए ओके, वो यहाँ पे बोलता है टू आइडेंटिकल परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर हैव द सेम मास m, they travel towards each other
with the same speed v along the horizontal frictionless surface. Which statement about the sum of the kinetic energy of these spheres is correct? अच्छा, अब इनके पहले तो सम निकालने थे कितना होगा। if they both have equal mass and if they both have the same velocities, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सो दैट बिकम्स एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो द पहला ऑप्शन, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज बिफोर द इम्पैक्ट इज जीरो। इट्स नेवर जीरो, ऑल्दो के समटाइम्स स्टूडेंट्स कंसीडर दिस टू बी करेक्ट बिकॉज वो कहते हैं कि सर ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कैंसिल आउट होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व थोड़ी हो रही है, तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से वास्ता होता है हमारा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज बिफोर द इम्पैक्ट इज हाफ एम वी स्क्वायर। नो इट्स नॉट, इट्स एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इम्पैक्ट इज जीरो। नहीं, जब बिफोर जीरो नहीं है तो आफ्टर भी जीरो नहीं होगी, परफेक्टली इलास्टिक है। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इम्पैक्ट इज हाफ एम वी स्क्वायर। यस, एंड बिफोर द इम्पैक्ट भी इतनी ही थी। सही है, ऑल्दो के वी न्यू दी आंसर, लेकिन एक एक ऑप्शन को रीड करना इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, हर ऑप्शन को आपने रीड करना है जस्ट टू गेट द करेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। वो क्वेश्चन आपसे बोलते हैं अ पार्टिकल एक्स हैज अ स्पीड v and collides with a stationary identical particle y. The collision is perfectly elastic. What are the speed and the direction of the motion of each of the two particles after the collision? देखें, keywords क्या हैं? Keywords are identical and perfectly elastic. If two identical particles collide perfectly elastically, so they're gonna exchange their velocity. So after the collision देखें, यहाँ पे इसकी velocity x की v थी and v की जो velocity थी that was 0. तो after the collision x की velocity क्या हो जाएगी? 0, and v की velocity क्या हो जाएगी? सॉरी, y की velocity क्या हो जाएगी? v। velocities एक दूसरे से exchange करेंगी, तो x would be stationary and y will move with the velocity of v towards the right hand side. Clear? These are some of the very simple questions. आई एम स्किपिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट स्टेप हैं थोड़े से, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। एंड जस्ट ट्राइंग टू हैव सिंपल क्वेश्चंस राइट नाउ। चलिए, आई ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, वो कहता है टू इक्वल मासेस, हाईलाइट करते चलेंगे। टू इक्वल मासेस ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर on a frictionless track at a speed of 60 meter per second and 30 meter per second. They stick together on impact. What is the speed of the masses after the impact? ठीक है, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टिक टुगेदर कर रहे हैं, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लगेगा? आई नो दैट के m1 u1 plus m2 u2 would be equal to m1 plus m2 into v if they are sticking together. तो मुझे अब सिंस m1 is equals to m2, तो क्योंकि आइडेंटिकल है ना, तो अब उसके लिए we'll just simply use m। तो मैंने कहा 60m minus 30m, why minus? because this is traveling in opposite direction, तो ये नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड वाला। ठीक है, ओके। अच्छा, ये m जो है इट्स मास नॉट मीटर्स। उसके बाद आफ्टर द कोलिजन क्योंकि मासेस ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। ये आपके पास था 30m 2m into v, m and m
कैंसिल आउट होता है and we'll get the velocity v as 15 centimeters per second. Yeah, exactly. ठीक है. So these are these were some of the few and simple questions. ठीक है. तो